हम फिर से लौटते हैं लंदन के शानदार और भूतिया डच होटल में। एक मशहूर अभिनेत्री इस होटल में ठहरी हुई है। वह योगी और नफसी से अनुरोध करती है कि वे समय में पीछे जाकर 1972 में उनकी छोटी उम्र वाली खुद से मिले और एक पुरानी गलती को सुधारें। कृपया हमारे चैनल कहानी सरकार को सब्सक्राइब करें। डच होटल में तरह-तरह के मशहूर लोग ठहरते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि नफसी और योगी हमेशा जानते हों कि वे कौन हैं। उदाहरण के लिए डैफ्नी डुपॉन्ट को ही लीजिए। आपके मम्मी पापा शायद हर क्रिसमस पर उनकी फिल्म द लॉस्ट एंजेल देखते हुए बड़े हुए हों, लेकिन जब जेल्डा, डच होटल की मालिक, ने उन्हें योगी और नफसी से मिलवाते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम किसी बहुत खास इंसान से मिलो, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। पहली नज़र में लाउंज में बैठी महिला युवा लग रही थी, सुनहरे घुंघराले बालों के बादल जैसी लटों के साथ, लेकिन दूसरी नज़र में साफ दिखता था कि उनकी त्वचा गालों की ऊंची हड्डियों पर कसी हुई थी, और उनके होंठ कहें तो कुछ ज्यादा ही भरे हुए थे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्यारे बच्चों, उन्होंने अभिवादन किया। क्या तुम लोग मिठाई खाना चाहोगे? यहाँ का लेमन मेरिंग बहुत लजीज है। ओह, हमें पता है, योगी ने कहा। हमारे पापा यहाँ मैनेजर है। बिल्कुल शानदार, उन्होंने ताली बजाते हुए कहा। मैं ऑर्डर करती हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि जेल्डा ने तुम्हारे बारे में कुछ दिलचस्प बताया। क्या यह सच है कि तुम समय में पीछे जा सकते हो? हाँ, यह सच है, नफसी ने हामी भरी। यह होटल खास है और अतीत से जुड़ा हुआ है। कृपया किसी को मत बताना, वरना सारे मेहमान समय यात्रा करना चाहेंगे। डैफ्नी ने गोपनीयता की कसम खाई। तो यह काम कैसे करता है? उन्होंने पूछा। यह आसान है, योगी ने जवाब दिया। हम अपने स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम पीछे की गली में जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं। वह पूरी तरह पत्थरों से बनी है, इसलिए बहुत उछलती है। फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब खोलते हैं तो हम अतीत में पहुंच चुके होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ आ सकती है, लेकिन आपके पास अपना स्कूटर होना चाहिए। डैफ्नी डुपॉन्ट हल्का सा हंसी। मुझे लगता है मैं इसके लिए थोड़ी बुरी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास एक गुजारिश है, अगर तुम मानो। क्या तुम मेरे लिए अतीत में एक संदेश पहुंचा सकते हो? संदेश किसके लिए है? नफसी ने पूछा। असल में यह मेरे लिए ही है, डैफ्नी ने कहा। यानी मेरी छोटी उम्र वाली खुद के लिए। एक दिन जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो समझोगे। तुम पीछे मुड़कर सोचोगे, काश मैंने यह अलग तरह से किया होता, या अगर मुझे तब वह पता होता जो अब पता है। समझ रहे हो? योगी ने सिर हिलाया, जैसे अगर तुम्हें लॉटरी के विजेता नंबर पता हो तो तुम बहुत अमीर हो सकते हो। हाँ, शायद, लेकिन मैं कुछ ज्यादा निजी बात सोच रही हूँ। कुछ ऐसा जिसका मुझे अफसोस है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए। और फिर उन्होंने उन्हें यह कहानी सुनाई। जब डैफ्नी 12 साल की थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैरी थी। मैरी बेहद प्रतिभाशाली और होशियार थी, और उसे उनके महंगे स्कूल में पढ़ने के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति मिली थी। ऐसा लगता था कि मैरी जो भी करती, उसमें शानदार होती। दोनों को अभिनय बहुत पसंद था। वे स्थानीय नाटक क्लब में शामिल हुईं और स्कूल के नाटकों में नियमित रूप से भाग लेती थीं। एक दिन डैफ्नी की मां ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। यह एक हॉरर फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल था। फिल्म कंपनी 12 साल की एक लड़की का ऑडिशन ले रही थी। ऑडिशन डच होटल में था, जो बहुत सुविधाजनक था क्योंकि डैफ्नी केंसिंगटन में पार्क के ठीक सामने रहती थी। यह वह भूमिका नहीं थी जिसका सपना दोनों लड़कियों ने देखा था, लेकिन डैफ्नी को थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई और उसने ऑडिशन देने का निश्चय किया। वह इस विचार से रोमांचित थी कि वह असली फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देगी। भले ही उसका नाम पोस्टर के सबसे नीचे लिखा हो, यह शुरुआत होगी। यह उसके लिए शोहरत और दौलत की ओर पहला कदम होगा। लेकिन एक समस्या थी। अगर मैरी को यह भूमिका मिल गई तो?
डैफ्नी जानती थी कि वह हमेशा जलन से जलती रहेगी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने मैरी को ऑडिशन के बारे में बताया, लेकिन जानबूझकर गलती से उसे गलत तारीख दी। यह तो बहुत बुरा था, नफसी ने कहा। हाँ, था, डैफ्नी ने अफसोस से कहा। मैरी ने फिर कभी मुझसे बात नहीं की, और चाहे कितनी भी फिल्में, पुरस्कार या पति मेरी जिंदगी में आए और चले गए हों, सब कुछ थोड़ा कड़वा ही लगा। सिर्फ अपराधबोध से नहीं, बल्कि यह समझने से कि इस दुनिया में सच्चा दोस्त सबसे कीमती और सबसे दुर्लभ होता है। यही वजह है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह पत्र लो, मैरी को नहीं, मुझे दो, ताकि मैं सही काम कर सकूं। क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? नफसी और योगी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें ढूंढने की, योगी ने कहा। डैफ्नी ने उन्हें तारीख बताई। शनिवार, 25 नवंबर 1972, सुबह 9:30 बजे। योगी ने अपनी कलाई दिखाई जिस पर एक बड़ी चांदी जैसी घड़ी थी। उसने दिन, महीना और साल सेट किया। सुनो, यह टिक-टॉक करती है, क्योंकि यह असली स्विस घड़ी है। जेल्डा ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। डैफ्नी प्रभावित हुई। उसने कहा कि यह 1972 में बिल्कुल सही लगेगी, और अगर उसे सही लुक चाहिए तो उसे बेल बॉटम जीन्स भी पहननी चाहिए। शनिवार की सुबह, बहुत ही स्टाइलिश दिखते हुए नफसी और योगी अपने स्कूटर पर म्यूज से नीचे दौड़े और सीधे 1972 में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने जिस व्यक्ति को देखा, वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, जरा भी फ्लावर पावर नहीं। वह होटल का दरबान था, जिसने बोवलर हैट पहन रखी थी और पतली सी मूंछें थीं। वह थोड़ा सा सैन्य अंदाज का लग रहा था। लेकिन जब नफसी ने कहा, हम फिल्म ऑडिशन के लिए आए हैं, तो वह बहुत अच्छे से पेश आया और उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। अंदर रिसेप्शन में, उन्होंने कई छोटी लड़कियों को उनके माता-पिता के साथ बॉलरूम की ओर जाते देखा। वे भी उनके पीछे चल दिए। उफ, यहाँ बदबू आ रही है, योगी ने नाक पकड़ते हुए कहा। हाँ, नफसी ने सहमति जताई। यह पुरानी सिगरेट का धुआं है और कुछ और, जैसे सफाई का तरल। लेकिन महिलाओं का परफ्यूम अच्छा है। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत ज्यादा 70s पॉप स्टार जैसे कपड़े पहनकर आए हैं। बहुत फूलदार, बहुत हिप्पी स्टाइल। आसपास के लोग भूरे कॉर्डरॉय पैंट, चौड़ी लैपल वाली जैकेट, पेस्ली टाई, वेलवेट स्कर्ट और फ्रिली नायलॉन ब्लाउज पहने हुए थे। नफसी ने चेहरों को ध्यान से देखा। उसने एक लड़की को चुना जिसके बालों में रिबन था और नुकीली नाक पर मोटे चश्मे थे। मुझे लगता है यही है, उसने कहा। यह तो फिल्म स्टार जैसी नहीं लगती, योगी ने कहा। अभी नहीं, लेकिन होगी। नफसी ने हिम्मत जुटाई और उसके पास चली गई। योगी कुछ कदम पीछे था। लड़की और उसके पिता स्टेज के सामने रखी असुविधाजनक कुर्सियों पर बैठे थे। माफ कीजिए, क्या आप डैफ्नी डुपॉन्ट है? नफसी ने पूछा। लड़की ने सिर घुमाया। उसकी भौहें उठीं और उसने नफसी को ध्यान से देखा। कौन पूछ रहा है? उसने जवाब दिया। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। नफसी ने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लड़की ने पूछा। नहीं, लेकिन जब तुम मशहूर हो जाओगी, तो तुम्हें अजनबियों के आकर मिलने की आदत डालनी होगी। लड़की ने शक भरी नजर डाली। तुम मेरा ऑटोग्राफ तो नहीं मांगोगी? असल में, मेरे पास पहले से ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, नफसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह पत्र तुम्हारा ही है। तुमने मुझे इसे तुम्हें देने को कहा था। नफसी ने लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें हल्की सी फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू थी। लड़की ने पहले तो उसे मजाक समझकर पलकें झपकाईं, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखावट देखी, उसे कुछ जाना पहचाना लगा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और लिफाफा ले लिया। युवा डैफ्नी ने अपने पिता से कहा, डैडी, जरा इसे खोल दीजिए। उन्होंने अपनी जैकेट से स्विस आर्मी पॉकेट नाइफ निकाली और लिफाफा काटकर उसे वापस दे दिया। डैफ्नी ने मोटे और शानदार कागज को निकाला और पढ़ना शुरू किया। लिखावट बेहद परिचित लगी। उसे तुरंत समझ आया क्यों यह उसकी अपनी थी।
उसने उन घुमावदार अक्षरों को बनाने में बहुत मेहनत की थी। फिर उसने पता और अजीब तारीख देखी। द डच होटल, लंदन, 22 नवंबर 2025। जो इतना भविष्य था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। फिर एक और अद्भुत पंक्ति आई। प्रिय डक्स। डक्स डैफ्नी का निकनेम था, जिसे सिर्फ उसकी माँ और सबसे करीबी परिवार जानते थे। यह उसके पसंदीदा कार्टून पर एक निजी मजाक था। पत्र आगे बढ़ा। या कहूँ, प्रिय मैं, 53 साल भविष्य में, मैं तुम्हें देख रही हूँ, अपने अतीत के रूप को, हमारे जीवन के एक बेहद महत्वपूर्ण दिन पर। शोहरत और दौलत के चमकते इनाम बहुत लुभावने हैं, लेकिन तुम सीखोगी कि सच्चे दोस्त बहुत दुर्लभ होते हैं। धोखा और विश्वासघात आम बात है। इसलिए प्रिय डक्स, मेरा भविष्य से तुम्हें सीधा संदेश है। तुम कभी सच्चा दोस्त नहीं पा सकती जब तक तुम खुद सच्ची दोस्त नहीं बनती। तुम्हारा जमीर तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। अब तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जल्दी करो। पत्र पढ़कर युवा डैफ्नी का चेहरा लाल हो गया। नफसी और योगी देख सकते थे कि वह स्तब्ध थी और उसके चेहरे पर शर्म की हल्की झलक थी। कुछ पल बाद उसने अपने पिता से कहा, डैडी, मेरे लिए एक मिशन है। यह युद्ध से भी ज्यादा जरूरी है। आपको तुरंत टैक्सी लेकर मैरी के घर जाना होगा और उसे ऑडिशन के लिए यहाँ लाना होगा। कोई सवाल मत पूछिए। बस। कुछ ही मिनटों बाद निर्देशक और उसके सहायक अंदर आए और सामने आरक्षित सीटों पर बैठ गए। थोड़ी सी फुसफुसाहट के बाद निर्देशक मंच पर खड़ा हुआ और एक छोटा सा भाषण दिया। वह स्मार्ट दिख रहा था, लेकिन उसके बाल इतने लंबे थे कि कानों को ढक रहे थे। उसने धीमी आवाज में, लेकिन साफ साफ कहा कि वे एक ऐसी लड़की की तलाश में है, जिसकी चीख सबसे अच्छी हो। जब उनकी बारी आएगी, तो उन्हें अपना नाम स्पष्ट रूप से कहना होगा और फिर अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरी हुई चीख निकालनी होगी। सामने की पंक्ति में बैठी लड़कियों को एक छोटी सी कतार बनाने के लिए कहा गया। एक एक करके वे मंच पर गईं और चीखीं, या कम से कम कोशिश की। कई लड़कियां इतनी धीमी चीखी कि किसी ने सुना ही नहीं। शायद 5 में से एक ने ठीक ठाक चीख निकाली, लेकिन ज्यादातर ने बाद में हंसकर सब बिगाड़ दिया। मुझे कभी पता नहीं था कि चीखना इतना मुश्किल होता है, योगी ने फुसफुसाकर कहा। जब डैफ्नी की बारी आई तो उसने पूरी ताकत लगा दी। उसकी चीख आग के अलार्म जितनी तेज थी, अब तक की सबसे अच्छी। लेकिन फिर मैरी आई, और उसने उससे भी बेहतर किया। उसने न सिर्फ एक बार चीखा, बल्कि 2-3 बार, और फिर ऐसे रोई जैसे उसने सचमुच कोई भूत देख लिया हो। निर्देशक ने कहा, हमें कॉल मत करना। अगर तुम्हें भूमिका मिली तो हम तुम्हें कॉल करेंगे, लेकिन सब जानते थे कि यह भूमिका मैरी को ही मिलेगी। सिर्फ डैफ्नी ही उसके करीब पहुंची थी। डैफ्नी ने मैरी को बधाई दी और उसे कसकर गले लगाया। कम से कम यह धोखेबाजी वाला आलिंगन नहीं था, क्योंकि उसने आखिरी पल में सही काम किया था। जाने से पहले उसने नफसी और योगी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे भविष्य से पत्र लाकर दिया, लेकिन दोनों देख सकते थे कि वह निराश भी थी। ईमानदारी ने उसकी शोहरत और करियर छीन लिया था। अब तो मैरी ही फिल्म स्टार बनने वाली थी और डैफ्नी शायद टीचर या नर्स बन जाती। मुझे आश्चर्य है कि यह भविष्य को कैसे बदलेगा, योगी ने अपनी बहन से कहा, और वे दोनों स्कूटर पर वापस लौटने के लिए बेचैन थे। बड़ी और समझदार डैफ्नी डुपॉन्ट दोपहर के भोजन से ठीक पहले फिर से लाउंज में आई। हमने तुम्हारा पत्र तुम्हें पहुंचा दिया, योगी ने कहा, और इस बार तुमने सही काम किया। लेकिन तुम थोड़ी उदास दिख रही थीं क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम मशहूर नहीं बनोगी। मैरी ने सबसे अच्छी चीख निकाली। मुझे पता था वह करेगी, डैफ्नी ने कहा, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी बदली है। मेरे एजेंट का फोन आया है और वे मुझे फिल्मफ्लिक्स पर एक ड्रामा सीरीज में दिलचस्प भूमिका दे रहे हैं। मुझे एक दादी का किरदार निभाना है, लेकिन मेरी उम्र में इन चीजों को शालीनता से स्वीकार करना पड़ता है। वे बैठ गए और बच्चों ने उसे 1972 की अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। जब वे बात खत्म कर रहे थे, तभी एक महिला लगभग डैफ्नी की ही उम्र की सीधे उनकी मेज पर आई और पूछा, माफ कीजिए, क्या आप डैफ्नी डुपॉन्ट है? डैफ्नी ने ऊपर देखा। उसका मुंह खुला रह गया।
मैरी, वह हाफी, 50 साल हो गए लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी पहचान लूंगी। वह खड़ी हुई और दोनों महिलाएं कसकर गले मिलीं। डैफ्नी की आंखों में आंसू थे। जब वे बैठीं तो मैरी ने कहा, आखिरी बार हम इसी होटल में मिले थे। मुझे नहीं पता यह कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने सपना देखा था कि तुम यहाँ होगी। मैंने एक मौका लिया, और देखो तुम सचमुच यहाँ हो। जिंदगी कितनी अद्भुत है, डैफ्नी ने कहा, और फिर थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा करियर कैसा रहा? ओह, मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि तुम फिल्मी सितारे कभी रिटायर नहीं होते। लेकिन मेरी माँ सही थीं, मैं फिल्मों के करियर के लिए बनी ही नहीं थी। क्या मतलब? डैफ्नी ने पूछा। जब निर्देशक ने मुझे भूमिका देने के लिए फ़ोन किया, तो मेरी माँ ने उठाया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी कभी मंच पर नहीं जाएगी, और रिसीवर पटक दिया। उन्होंने मुझे तुमसे कभी बात न करने का आदेश दिया। कहा कि तुम बुरी संगत हो। तो मैं उनकी दूसरी पसंद थी, डैफ्नी ने कहा, और मुझे तुम्हारी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरा फिल्मी करियर बना। हाँ, मुझे लगता है, मैरी ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर उसने फुसफुसाकर कहा, जानती हो, उस दिन मंच पर मैं अभिनय नहीं कर रही थी। मैंने सचमुच एक भूत देखा था। सबसे डरावनी चीज जो मैंने कभी देखी। वहां एक नौकरानी थी, आधी पारदर्शी और मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। लेकिन यह तो असंभव है, ऐ ना? नहीं, ऐसा नहीं है, योगी ने बीच में कहा। यह डच होटल है, और यहाँ तुम कभी नहीं जान सकती कि किससे टकरा जाओ, जिंदा या मरे हुए से।